नमस्कार साथियों। इंटेलिजेंट गेसिंग और लॉजिकल गेसिंग के लेक्चर 4 में और आज अपन सीखेंगे तिकड़म नंबर 3 और बहुत ही बेहतरीन तिकड़म अपन सीखने जाएंगे स्मार्ट तरीके से। हर चीज़ अपन नहीं पढ़ सकते। अब यूपीएससी है तो 20-30 क्वेश्चन तो अपन को ऐसे मिलेंगे, उनके नाम ही हमने वहीं पे पहली बार सुने होंगे, लेकिन यह तो है नहीं कि उन क्वेश्चनों को अपन छोड़ सकते हैं। तो उनका जो इलाज है या उनका सॉल्यूशन क्या है कि हमें स्मार्ट तरीके से गेसिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ जगह अपने गलत होंगे लेकिन बहुत सारी जगह अपने सही भी होंगे और ओवरऑल हमारे नंबर है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए ये सीरीज है वो स्टार्ट की गई है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पसंद की है। तो इसलिए आज अपन सीखेंगे तिकड़म नंबर 3। स्मार्ट तिकड़म है, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके तिकड़म लगा रहे हैं। बहुत सारे आपको बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन नॉलेज है वो हमारे पास लिमिटेड ही है। टाइम भी लिमिटेड है, हर चीज अपन रट भी नहीं सकते, हर चीज अपन पढ़ ही नहीं सकते। फिर भी अपन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और सीधे सीधे 2 नंबर है वो अपन एक्स्ट्रा ला सकते हैं यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के या थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग करके अपन क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मतलब ज्यादा क्वेश्चन अपन सही कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अपने गलत भी हो जाएंगे, तो अपने नंबर ओवरऑल है वो बढ़ जाएंगे और अपना प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो तिकड़म है, स्मार्ट तिकड़म जिसको अपन गाएंगे, तो ये ओड वन आउट है, उसी का ही एक रूप है। ओड वन आउट है, उसमें और भी क्वेश्चन होते हैं, वो आगे वाली लेक्चर में अपन देखेंगे। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन तिकड़म अपन को आएगी कि हमें कुछ भी नहीं आता है फिर भी अपन सीधे सीधे 2 नंबर ला सकते हैं यदि हम सही से काम करें तो। इसमें अपन थोड़ा सा अपने जो अपन जो टिक लगा रहे हैं उसको और जस्टिफाई करने के लिए अपन कॉमन सेंस और जो वर्ड है उसका डीकंस्ट्रक्शन है उसकी भी अपन हेल्प ले सकते हैं। तो ओवरऑल अपने 2 नंबर बढ़ जाएंगे। हर चीज अपन पढ़ नहीं सकते। तो आज वाली जो तिकड़म है उसमें यही है कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। वन वर्ड वाले अपन क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा टफ होते हैं क्योंकि उसमें एलिमिनेशन लगाए तो कहां पे लगाए। जैसे स्टेटमेंट 2-3 रहेंगे, वहां तो अपन एक्सट्रीम वर्ड देखेंगे या जो भी चीजें देखेंगे, डाटा देखेंगे। लेकिन वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इनका भी एक सॉल्यूशन है। कुछ क्वेश्चनों में ये लग जाएगा तो सीधे ही 2 नंबर है वो अपने बन जाएंगे। तो इसमें यह है कि 4 ऑप्शन बनाने हैं। आप एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो कि 4 ऑप्शन बनाने हैं। आपने कोई चीज पढ़ी है और आपको वो चीज स्पेसिफिक लगी है, यूनिक सी चीज लगी आपको, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे। तो एक तो उसका सॉल्यूशन हो गया। बाकी 3 ऑप्शन आपको बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे, जो भी आपके दिमाग में रेंडमली सबसे पहले आते हैं ना तो वो तीनों डाल दोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है अच्छे से बन जाएगा। और कोई एकदम एग्जामिनर है वो एकदम सेफ भी रहेगा कि उसका आंसर है वो चेंज हो नहीं सकता। तो इस तरीके से एग्जामिनर बनाता है कभी कभी, जैसे वो कोई चीज पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है या कोई सी भी चीज रिपोर्ट पढ़ रहा है, तो वन वर्ड है वहां से उसने क्वेश्चन बना लिया यूनिक सी चीज का। फिर बाकी 3 ऑप्शन बनाने हैं तो 3 ऑप्शन ऐसे बनाएंगे जो सबसे पहले उसके दिमाग में आ जाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो जनरली ऐसे होता है कि अपने दिमाग में कभी नहीं आएगा, नॉर्मली अपन पढ़ते नहीं है उसको, सुनते नहीं है, ऐसा ऑप्शन रहेगा और वही अपना आंसर रहेगा जनरली। जैसे यूपीएससी सेफ खेल रही है तो मैं भी यही कि जनरली वो सही रहता है। इसके अलावा और ट्रिक भी उसमें मिक्स हो सकती है, तो उस हिसाब से अपन है वो दिमाग से सही से टिक लगा देंगे और इससे अपना सीधा 2 नंबर है वो बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा मैंने ये लिखा हुआ भी है, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बात की गई कि वो जो आंसर अपना रहेगा ना वो थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेगा, वो यूनिक रहेगा, आउट ऑफ बॉक्स रहेगा, जनरली अपन नहीं सोच पाएंगे वो वाला ऑप्शन। और एग्जामिनर ने भी ऐसे ही कहीं पढ़ा होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा और बाकी के 3 ऑप्शन बनाने हैं तो कुछ भी रेंडमली सबसे पहले दिमाग में आया सीधा वो बना दिया होगा। अभी प्रूफ के साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाएंगे और वहां पे इस वाली चीज को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं कि ये तिकड़म नंबर 3 है, तो इसमें ऑड वन आउट करेंगे। ये 3 ऑप्शन है वो मन से बनाए हुए रहेंगे और जनरली अपने दिमाग में आते हैं वहीं से वो बना देगा। और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो एकदम स्टैंडर्ड उसकी लैंग्वेज रहेगी, कॉपी पेस्टेड वाला लगेगा एकदम, और एकदम यूनिक और स्पेसिफिक रहेगा वो वाला। इसमें थोड़ा सा अपन और स्मार्ट तरीके उसको चीज को जस्टिफाई करने के लिए, बाकी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कि अपना वो वाला जो आंसर है वो सही है, तो कॉमन सेंस और वर्ड डिकंस्ट्रक्शन है वो भी कर सकते हैं, जिसको अपन इटमोलॉजी भी बोलते हैं। तो जो सबसे कम सुना हुआ है, सबसे कम पढ़ा हुआ है, लेस नोन है, वो टिक लगाना है क्योंकि वही कॉपी पेस्टेड किया रहता है। इसमें वही की जो स्पेसिफिक है, यूनिक है, आउट ऑफ बॉक्स है, जनरली जो हमारे दिमाग में नहीं आता है वो ऑप्शन सही होता है। और बाकी के 3 ऑप्शन है वो ऐसे कि जो रेंडमली हर किसी के ऐसे दिमाग में आ जाते हैं, हम जो नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, वो वाली चीज है।
तो जैसे कि ये अपने सीएससी 2020 का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये पढ़ा होगा 1-2% के अलावा, लेकिन फिर भी बहुत सारे जिनके फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है या जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगा के इसका आंसर निकाला और सीधे 2 नंबर उन्होंने यहाँ पे गेन कर लिया है। देखो ये टफ क्वेश्चन उतने ज्यादा कट ऑफ डिसाइड करते नहीं है, लेकिन यदि आप 15-20 नंबर से आपका ये प्रीलिम्स रुक रहा है या आप फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालना चाहते हो, 15-20 नंबर ऊपर लाना चाह रहे हो, तो ये सब चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। जो हमारा नॉलेज है, देखो नॉलेज जरूरी है, लिमिटेड नॉलेज है वो अपने एलिमिनेशन में काम में आएगा, लेकिन उसके ज्यादा नंबर लाने हैं तो ये सब चीजें अपन को स्मार्ट तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 30-40 क्वेश्चन अपन को आने वाले हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि 100 क्वेश्चन है तो अपन 40 गलत कर दे और 60 सही कर दे तो क्या हो जाएगा, फिर भी अपने 93-94 नंबर आ जाएंगे, इतनी कट ऑफ लगभग रहती है। तो आप खुद देखो कि यहाँ पे आपके 40 नंबर गलत करने, 40 क्वेश्चन है वो गलत करने का स्कोप है, तो वही है कि सही हमारे ज्यादा होगी तो हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। मतलब यदि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो फिर भी उसको करो, फिर और दिमाग लगा के, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है तो फिर भी करो। चलो जी, तो ये देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन देखते हैं, ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। तो अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर कि अस्पृश्य समुदाय वालों के लिए प्रथम मासिक पत्रिका जिसका नाम है विठाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, कि जो विठाल विध्वंसक है जो कि अनटचेबल पीपुल के लिए पहली मंथली जर्नल है, वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसके सही करके आए होंगे जिन्होंने स्मार्टली यहां पे खेला है। चलो जी, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखो। गोपाल बाबा वलंगर, किसी ने सुना है? देखो इन क्वेश्चनों को क्या करो, आप थोड़ा सा पॉज करके उसके बाद में खुद अपना दिमाग लगाओ और उसके बाद में वीडियो को देखो कि आप किस तरीके से सोच रहे हो और किस तरीके से यदि आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती है तो वहां से आप सीखते जाओ चीजें, इस प्रोसेस को आपको सीखते जाना है। हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता हो, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाओ, अपनी माइंड है उसको थोड़ा सा ट्रेन करो आप। तो गोपाल बाबा वलंगर, ये मुझे नहीं लगता अपन स्पेक्ट्रम में हर जगह, बाकी 3 नाम है वो अभी देखेंगे, लेकिन ये नाम अपन नहीं सुनते हैं। तो जो एग्जामिनर ने यही तो किया है यहाँ पे कि कहीं पे ये चीज मिली होगी, लिख दिया होगा, बाकी 3 ऑप्शन बनाने, तो रैंडमली जो बड़े बड़े नाम आते हैं दिमाग में अनटचेबल के संदर्भ में वो चिपका दिए और अपना क्वेश्चन बन गया, और सबसे टफ क्वेश्चन बन गया जो नॉर्मली बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगली है ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो भाई, गोपाल बाबा वलंगर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, ये तीनों ऑप्शन देखो। ये आपने कभी सुना है? रेयरली सुना होगा अपनी स्पेक्ट्रम की बुक में, तो यही इसका आंसर है। जिन्होंने ये वाला टिक लगा दिया सीधे 2 नंबर है यहाँ पे आगे आपके। 1 वर्ड वाले क्वेश्चनों का ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सबकी किताबें रट लो और किसने लेखक लिखे हैं वो रट लो, कितने एक रटोगे बताओ? गोपाल बाबा वलंगर फिर भी आपको नहीं मिला होगा यदि आपने ये रट के गए होंगे पहले के हिसाब से। तो बिना ज्यादा पढ़े इंटेलिजेंट गेसिंग से ऐसे नंबर बढ़ाए जाते हैं। अब जैसे ज्योतिबा फुले है, ये जनरली अपन सुनते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी है, तो ये देखो ये यूनिक नाम है, उसके दिमाग में अपने आप नहीं आएगा, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो उसको ये कॉपी पेस्ट कर दिया। और बाकी के जो 3 नाम है कि 3 नाम बनाने, बड़े बड़े नाम चिपका दिए कोई से भी, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ओड वन आउट हो गया कि ये अलग है और ये तीनों एक साथ है, ये बनाए हुए स्टेटमेंट है जो सबसे पहले अपने दिमाग में आए। जैसे यदि आपको ऐसे कोई मूवी है और कोई छोटा सा एक्टर है, उसकी कोई मूवी है, वहां से क्वेश्चन बनाना है तो एक ऑप्शन तो वो डाल देगा उस एक्टर का नाम, बाकी 3 जो बड़े बड़े अपने दिमाग में आएंगे जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, तो वो डाले जाएंगे। तो वहां पे आपको समझना है कि ये अपना आंसर होने वाला है। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आउट ऑफ बॉक्स वाला अपना आंसर होने वाला है। बाकी यदि इसको आपको जस्टिफाई करना है तो आपको पता है ये ज्योतिबा फुले है, उनकी जो बुक है गुलामगिरी या और जो बुक है 1-2, तो उनमें ये नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक है, उनमें से ये नहीं है। भीमराव अंबेडकर है, उनकी बुक आपने पढ़ी होगी 2-3, तो उनमें से ये नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज अपनी जस्टिफाई भी होती है। तो दूसरे तरीके से भी थोड़ा दिमाग लगाओगे फिर भी यहाँ पे आप आ जाओगे। चलो जी, ये सीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ बॉक्स टाइप का ही क्वेश्चन है। अब कुछ बोलेंगे किताब में है, लेकिन इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो नॉलेज से हो रहा हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको 2 नंबर लाने हैं ना, तो फिर दिमाग से आपको खेलना पड़ेगा और वही दिमाग में डेवलप करने की आपकी कोशिश कर रहा हूं। चलो जी, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध
इल्मेनाइट और रूटाइल। ये भी देखो अजीबोगरीब नाम लग रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? इधर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इल्मेनाइट और रूटाइल अबुडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल पूरे में नहीं है ऑफ इंडिया रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसको दो तरीके से अपन सोचेंगे। पहला तरीका तो वही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि जनरली जो दिमाग में अपने नहीं आएगा। आपको यदि धातुएं पूछी जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे नाम आएंगे। कोई है जिसके दिमाग में ये वाला नाम आएगा? रेयरली 1% के आएगा ये वाला नाम, और मुझे नहीं लग रहा कि 1% के भी आएगा, लेकिन ये जनरली सबके दिमाग में आ जाएंगे। तो यहां पे भी वही ओड वन आउट, कि एल्यूमिनियम है, तांबर है, लोहा है और टाइटेनियम है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और टाइटेनियम, ये तीनों नाम है वो एक है। और ये देखो ये तीनों जनरली अपन सुनते रहते हैं, एल्यूमिनियम, ताम्र, लोहा, जबकि टाइटेनियम है वो जनरली अपने दिमाग में नहीं आता है। तो वही है, एग्जामिनर ने भी वही खेला है वहां पे कि टाइटेनियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, बाकी 3 ऑप्शन बनाने थे, तो जो रेंडमली सबसे पहले दिमाग में आए वहीं से उन्होंने ऑप्शन बना दिए, उनका काम हो गया एकदम सेफ तरीके से। तो आपको यहीं पे ये दिमाग लगाना है। तो टाइटेनियम इसका क्या हो जाएगा आंसर? सीधे 2 नंबर आ जाएंगे। तो वही देखो नॉलेज है वो अपना लिमिटेड ही है, लेकिन फिर भी अपन 2-2 नंबर 2023 का पेपर जहां कटो 75 नंबर ही, यदि ऐसे +2 अपन करते जाएंगे ना तो बड़ा इजीली अपना प्रीलिम है वो निकल जाएगा, चाहे पेपर कितना ही टफ आए। क्योंकि देखो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ऐसे आ जाएगा दिमाग में। जैसे आपको बनाने के लिए क्वेश्चन देते हैं तो आप जैसे ये चीज है, यूनिक वाली चीज है, यहां से आप क्वेश्चन बना लिए। अब 3 ऑप्शन बनाने हैं तो वही भी सोना, चांदी, लोहा, तांबा जो भी आएगा दिमाग में वो ऑप्शन में डाल दोगे, अपना काम हो जाएगा। तो यहां आपको स्मार्ट तरीके से खेलना है। एक और तरीके से भी आपको सोच के बताता हूं मैं इसी क्वेश्चन को, कि देखो सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट में ही है ये, सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट में एल्यूमिनियम है, ये तो जो अंदर लैंड होती है वहां पे भी अपन को मिलता है। जैसे कि अपन बात करें उड़ीसा में मिल जाएगा, झारखंड में, वो चीज अपन पढ़ते हैं बुक में, तो आपको आइडिया है कि कोस्टल के बजाय अंदर भी मिलता रहता है। तो ये काट दो। कॉपर भी मिलता है, जैसे राजस्थान में खेतड़ी में मिलता है, और जगह भी मिलता है। आयरन भी ऐसे ही बहुत सारे हैं, वो कोस्टल के अलावा बाकी एरिया में भी मिलता है इंडिया में। तो इन 3 को ऐसे आप एलिमिनेट करोगे तो फिर भी आप सीधे आंसर पे आ जाओगे। दूसरी बात आपको यही पता है कि लोहा की जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, जो ऐसक है, तो वो भी आपको याद है, तो वो भी इनमें से नहीं है। तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो किस तरीके से आपको अपना दिमाग है वो ओपन रखना है, 360 डिग्री आपका दिमाग चलना चाहिए। और उसी दिमाग को डेवलप करने के लिए इंटेलिजेंट गेसिंग है, उसको वीडियो देखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद अच्छे से प्रैक्टिस। मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करने होंगे। और एक अनाउंसमेंट ये है कि यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होती है तो जो टेलीग्राम चैनल है सर का, उस पर डाल दी जाएंगे, तो वहां से आप देख लेना। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सीधे 2 नंबर मिल गए 2023 में। चलो सीएससी 2022 का क्वेश्चन है। देखो हर चीज अपन नहीं रट सकते, लेकिन दिमाग से अपन आंसर निकाल सकते हैं कि 3 ऑप्शन बनाए हुए रहेंगे, जो सबसे पहले दिमाग में आएगा। चौथा जो जनरली अपन सोच नहीं पाते हैं, यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, वही आंसर हो जाता है। 1 वर्ड वाले क्वेश्चनों में ये जनरली लगता है। जैसे अगला क्वेश्चन है सीएससी 2022 का, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? मतलब बहुत सारे कंट्री रहते हैं, उनकी कमिटमेंट रहती है, तो उनको ट्रैक करना होता है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन, जो प्लीज करते हैं अपन एनडीसी में करते हैं, ऑफ डिफरेंट कंट्री इज। अब ये है क्या? अब चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ो। हमेशा 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद में ही आपको आंसर लगाने हैं। ऐसे नहीं कि इतने और कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, देखते टिक लगा रहे हो, वैसे मत करना। चलो जी पढ़ते हैं 1 बाई। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिएशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो। जलवायु परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय पैनल का स्कंद या विंग, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। अगला देखो, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति, यह कमेटी, विंग अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। यहां पे देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। यहां बात आती है एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लिया।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर देखो कि इन चारों को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको तीन बनाए हुए लग रहे हैं जो जनरली अपन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो है तीन। और एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो आउट ऑफ बॉक्स है, जनरली अपन नहीं सोच पाएंगे वो वाला। एकदम स्टैंडर्ड कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट है, बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा कि देखो ये तो क्या है, तीन स्टेटमेंट उनको बनाने थे, तो सबसे पहले दिमाग में क्लाइमेट से रिलेटेड क्या क्या आएंगे, आईपीसीसी आएगा, यूएनएफसीसी आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, जो भी आएगा यूएनईपी, तो बना दिए तीन स्टेटमेंट और आंसर वो बच गया, वो आंसर हो गया। तो आराम से आप यहां तक पहुंच सकते हो। एक और नजरिया और बताता हूं इसको सोल्व करने का। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेकर, ट्रैक करना है, ट्रेकर का मतलब, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट, क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करना है, जो इमिशन निकल रहा है उसको ट्रैक करना है। अब ट्रैक किससे होगा बताओ, डाटा से तो ट्रैक होगा, और किससे होगा, ट्रैकर करने का मतलब किसी चीज को मापना, तो वो क्या होगा, डाटाबेस होने वाला है। तो आराम से डाटाबेस, बाकी जगह क्या है, विंग आ रहा है, कमेटी आ रही है, एजेंसी आ रही है, जबकि यहां तो ट्रैकर लिखा हुआ है ना, ट्रैकर का मतलब डाटाबेस ही। तो इस तरीके से भी आप सोचोगे तो भी वही है कि आप जिस ऑप्शन को टिक कर रहे हो उसी चीज को ये जस्टिफाई करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो ऑप्शन लगा रहे हो वो एकदम सही है। तो ये 2022 में सीधे सीधे आपके 2 नंबर है, इनको नहीं पढ़ सकते। अब देखो बहुत सारे बताएंगे हमने यहां पढ़ाया या हमने यहां पढ़ाया, जनरली ये पढ़ाते भी नहीं है, और फिर भी यदि कहीं बोलेंगे तो अपन को इतना याद नहीं रहता है। हर चीज अपन याद नहीं कर सकते, हर चीज अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन यदि अपन इंटेलिजेंट तरीके से अपन चलेंगे ना तो पक्का सीधे सीधे 2 नंबर है, कुछ कुछ जगह अपन गेन करते जाएंगे, और ऐसे करते करते अपने 20 30 40 50 नंबर बढ़ जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। अब ऐसे नहीं करना कि आप किताबों को छोड़ दोगे, कि वन सब्जेक्ट के लिए एक बुक है, वही लिमिटेड नॉलेज अच्छे से आपको पढ़ना है, उसका एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ये इंटेलिजेंट गेसिंग करनी आपको आनी चाहिए, आपका प्रीलिम नहीं रुकेगा। तो वही ट्रैकर का मतलब डाटाबेस, और बाकी ये तीन बनाए हुए स्टेटमेंट है जो जनरली सबके दिमाग में आ जाते होंगे, और ये वाला किसी के दिमाग में आएगा नहीं। चलो जी अगला क्वेश्चन और बताते हैं आपको। तो मैं प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ आपको बताता हूं, यूपीएससी के पीवाईक्यू ले लेके बताता हूं कि किस तरीके से चीजें हैं वो लगती जा रही है। सीएससी 2022 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड, पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पोलर कोड, पोलर कोड को कौन डिस्क्राइब करता है। वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले सबसे टफ क्यों होते हैं कि एलिमिनेशन कुछ कर नहीं सकते, जो कथन है उसमें यदि कुछ घुमाया हुआ होगा, कुछ एक्सट्रीम वर्ड डाला गया होगा, या कुछ डाटा फैक्ट डाले होंगे तो वहां से अपन एलिमिनेट करते हैं, लेकिन वो तो स्कोप इसमें है ही नहीं, तो कुछ तो जुगाड़ अपन को करना पड़ेगा। चलो जी पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड, अंतरराष्ट्रीय कोड मतलब ग्लोबल तरीके से, और ध्रुवीय जल राशियों पे परिचालन का, शिपिंग का, इंग्लिश में भी देख लो साथ साथ। तो आपको एक चीज यहां पे ये भी करनी है कि कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन और कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको कभी कभी क्या हिंदी वाली लैंग्वेज बड़ी टफ लगती है, बहुत सारे बोलते हैं कि ये कॉपी पेस्टेड रहती है, गूगल ट्रांसलेशन रहता है, तो वहां पे आपको इंग्लिश वाला देख लेना चाहिए। तो इतनी इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी थोड़ा हिंदी का आइडिया रहना चाहिए, कभी कभी हिंदी में भी हिंट छुपे हुए रहते हैं, तो इसलिए दोनों चीजें अपन ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, देख रहे हैं दोनों लैंग्वेज में, तो वो भी आपको फायदा हो सकता है। और ये जो वीडियो है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को ही फायदा करने वाला है। इट इज ए इंटरनेशनल कोड, कोड और इंटरनेशनल ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। ठीक है, चलो जी अब ऐसे नहीं कि यहीं टिक लगा दो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र पर अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। इट इज ए अग्रीमेंट of the country around the northern pole regarding the demarcation of their territory in the polar region। तीसरा देख लो, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। इट इज a set of norm followed by the country whose scientists undertake research study in the northern pole and southern pole। चलो जी अगला देखो, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। इट इज ए ट्रेड एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। आप खुद पॉज करो और आप सोचो कि कौन सा आंसर होने वाला है, बहुत सारे हिंट इसमें छुपे हुए हैं।
जनरली अपन क्या बात करते हैं जब अपन नॉर्थन पोल की बात करते हैं, पोल की बात करते हैं, तो अपन वही है कि बहुत सारी कंट्री रेस में लगे हुए हैं उस टेरिटरी को गेन करने के लिए, क्योंकि वहां पे रिसोर्स ज्यादा है। बाकी वही है कि साइंटिस्ट वहां पे रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी। अब आप इनमें से ये वाला आपके दिमाग में जनरली नहीं आएगा, पोलर शिपिंग के बारे में, सेफ्टी फॉर द शिप ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर। ये जनरली अपने दिमाग में नहीं आएगा, ये आउट ऑफ बॉक्स है, क्योंकि ये कॉपी पेस्टेड आंसर है, सीधा सीधा। बाकी के 3 स्टेटमेंट बनाए हुए होते हैं, और जब भी स्टेटमेंट को वो बनाता है ना, तो वो बड़ा चढ़ा के बात करता है, मिर्ची मसाला लगाता है, और पूरी तरीके से उसको गलत करने की कोशिश करता है कि किसी भी केस में वो सही नहीं हो जाए। तो इनमें अलग अलग बातें चल रही है, और ये देखो, ये ओड वन आउट हो गया। कितना छोटा सा स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक, यूनिक, आउट ऑफ बॉक्स, वो वाला स्टेटमेंट है। इसमें और एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं आपको साथ में। यहां बात चल रही है कोड, और कोड कहां पे है, यहां पे कोड है, देख लो। तो यदि आप वर्ड को भी डिकंस्ट्रक्ट करोगे तो भी आपको हेल्प मिलने वाली। दूसरी बात है कि यहां पे अग्रीमेंट की बात चल रही है, यहां अग्रीमेंट है, यहां पे नॉर्म है, यहां पे ओनली नॉर्थ पोल की बात चल रही है। तो ऐसा थोड़ी होता है, पोलर कोड तो पूरे पोलर एरिया के लिए रहेगा, पोलर वाटर के लिए रहेगा। यहाँ पे अलग अलग से बोल रहा है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे बोल दो, सीधा ही पोलर रीजन बोल दो। यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल की बात चल रही है, बताओ। तो पोलर की बात इसमें ही चल रही है, और यही कोड है, और यही यूनिक है, यही स्पेसिफिक है। तो अलग अलग आप एंगल से सोच रहे हो, आप उसी आंसर पे जा रहे हो। देखो, हालांकि वहां पे उतना प्रेशर रहता है एग्जाम के अंदर, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी अपने सही हो जाएंगे ना, कुछ थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे, फिर भी अपने नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ आप इन सबको पढ़ते जाइए। चलो जी, इसका आंसर हो गया ए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से देखो। यूएनएपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मेट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया है? कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनएपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। पहला देखो, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह का आंकलन करने के लिए, एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, चलो बाकी स्टेटमेंट पढ़ो। यदि आपके पास टाइम कम पड़ता है तो आराम से आप थोड़ा पॉज करके अपना दिमाग चलाओ थोड़ा सा। कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, enabling commercial farming entity around the world to enter the carbon emission trading। सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिन्ह के आंकलन हेतु अधिकार देने के लिए, enabling the governments to access the overall carbon footprint caused by their country। किसी इकाई समय में, यूनिट टाइम में, विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिन्ह के आंकलन के लिए, accessing the overall carbon footprint caused by the use of the fossil fuel by the world in the unit time। चलो जी, अब सोचो 4 स्टेटमेंट आपके पास है। अब कौन सा जनरली अपने दिमाग में नहीं आएगा? यहां पे कार्बन ट्रेडिंग की बात चल रही है, यहां पे जनरली कार्बन फुटप्रिंट है, अलग अलग कंट्रियों का ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है, और देखो उसकी बात कर रहा है, यहां पे फॉसिल फ्यूल की बात कर रहा है, लेकिन बिल्डिंग वाले फुटप्रिंट का जनरली अपने दिमाग में नहीं आता है, बताओ। और वही कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट है सीधा सीधा। अब इसका थोड़ा सा वर्ड का डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां से भी अपन को एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। मेट्रिक, मेट्रिक क्या होता है? कोई पैमाना होता है, कोई चीज मापने का, आंकलन करने का, एक्सिस करने का। तो मेट्रिक तो हो गया। चलो जी, कार्बन, कार्बन का मतलब तो वही है कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन इमिशन, उसकी बात चल रही है। कॉमन, कॉमन का मतलब तो एक कॉमन पैमाना होना चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड होने चाहिए, कॉमन मेट्रिक। मैट्रिक्स से क्या करेंगे? आंकलन करेंगे, एक्सिसिंग। तो इनेबलिंग वाला तो इसे कट गया, एक्सिसमेंट की इसमें बात चल रही है, थोड़ी इसमें चल रही है, थोड़ी इसमें चल रही है। अब इसमें यूनिट टाइम में फॉसिल फ्यूल से कितना कार्बन ओवरऑल उसको एक्सिस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सेक्टर का आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया? ब्रॉड हो गया। ये भी अपना ब्रॉड टाइप का ही हो गया कि कंट्री के द्वारा ओवरऑल कार्बन इमिशन को उसके लिए इनेबल करना। लेकिन ये यूनिक वाली चीज है, यहां पे वही आपका लगेगा कि वही यूनिक होगा, आउट ऑफ बॉक्स, जो जनरली दिमाग में नहीं आएगा कि स्पेसिफिक बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके से अपन को पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, आपकी दिमाग की बत्तियां थोड़ी सी जली होगी, आपका दिमाग खुला होगा कि किस तरीके से एग्जाम में अपन को सोचना होता है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर भी उनमें 2 नंबर कैसे लाने होते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी और मेहनत करने की जरूरत है। ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे पीवाईक्यू में ये रिसर्च करनी पड़ेगी। किताबों के पीछे भागने के बजाय इस तरीके से करोगे तो जल्दी आपके सीधे 2 नंबर गेन हो जाएंगे बिना कुछ रटे हुए, वही लिमिटेड नॉलेज से। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। और यदि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। तो डीजे सर का जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को।